नमिता ने सूटकेस सजा लिया था। अपनी सारी अच्छी साड़ियाँ भी ले ली थी, क्योंकि वह जानती थी कि अम्मा तो उसे सजा संवार कर पूरे गांव में घुमाने ले जाएंगी और बढ़ चढ़कर उसकी धनी ससुराल की बड़ाई करते नहीं थकेंगी। वह मुस्कुरा पड़ी। आज उसे ही लेने तो बाबूजी आने वाले थे। 10 बज रहे हैं, अब तक आए क्यों नहीं? ट्रेन तो 8 बजे ही आ गई होगी। नमिता सोच रही थी। 2 वर्ष, ब्याह के पूरे 2 वर्ष बाद बाबूजी उसे लेने आ रहे हैं। उसकी आंखें तरस गई थीं, अम्मा, बिंदु और भैया को देखने के लिए। पर बाबूजी और दादाजी का कहना था कि हमारे खानदान में ना बहू को जल्दी विदा करते हैं और ना बेटी को बुलाते हैं। वह आंसू भरी आंखों से मन मसोस कर रह गई थी। अब 2 वर्ष बीत जाने के बाद वह बिट्टू को गोद में लेकर जा रही है, जिसके ननिहाल जाने का शुभ दिवस निकालकर उसे भी विदा करने की रस्म निभानी जरूरी थी। नमिता बार बार दरवाजे तक जाकर देख आती, कहीं कोई टेम्पो या रिक्शा तो नहीं है। सासू माँ कई बार टोक चुकी हैं, अरे सबर करो दुल्हन, स्टेशन से सीधे यहीं आएंगे, और कहाँ जाना है। वह झेप कर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। कभी साथ जाने वाली मिठाई की टोकरी ठीक करने लगती, तो कभी अपने पर्स में रखे मुंह दिखाई नेक तीज त्योहार में मिले रुपयों को गिन कर देख लेती थी। कभी चिंता भी होती कि मिठाई के जितने डिब्बे और टोकरे हैं उनसे दुगना बाबूजी को देना होगा। ऐसा सब लोग कह रहे हैं, ये पैसे तभी काम आएंगे। तभी एक टेम्पो की आवाज़ आई। शायद बाबूजी ही होंगे। उसके ससुर और पति ने उनका स्वागत किया। अम्मा जी अंदर आकर बोली, तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं, ज़रा चाय नाश्ता विपिन के हाथ भेज दो। और फिर बाबूजी की लाई मिठाई बड़े बेमन से टेबल पर रख दी। नमिता ने नौकर विपिन के हाथ नाश्ता और चाय भिजवा दी। उसका मन इस क्षण माँ जी के व्यवहार से आहत हो गया था। नाश्ता भी कराएंगी तो दिखावा क्या जरूरी है? पर किसी तरह मन को शांत कर बाबूजी के पास जाकर चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जीती रहो बेटा। पर नमिता ने साफ साफ देखा था कि उनकी आंखें भरी थी। बेटा सब तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, नमिता ने उल्लसित मन से जवाब दिया। आज रात की गाड़ी है, सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, बाबूजी ने उसे आश्वस्त किया। बिट्टू उनकी गोद में खूब खेल रहा था। बाबूजी ने 100 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया था, जिसे तुरंत माँ जी ने अपने हाथों में ले लिया था। उसका पति विनय भी वहीं बैठा हुआ था। बाबूजी वहां से लौटने का रिजर्वेशन भी करवा लीजिएगा, छोटा बच्चा है, परेशानी होगी। मैं तो 2 दिन बाद लखनऊ जा ही रहा हूं, साथ लेता हुआ आऊंगा। नमिता को चिढ़ सी हुई। कितनी फिक्र है इन्हें अपनी पत्नी और बच्चे की, क्या वो नहीं जानती? वहां भी बाबूजी को ही पहुंचाने जाना पड़ेगा। ये तो स्टेशन आने से रहे। पर वह भी कितनी मूर्ख है, जाने से पहले ही आने की बात सोचकर परेशान हो रही है। ट्रेन तक पहुंचाने विनय साथ ही आए थे। सारा सामान व्यवस्थित कर उसके पास आकर बोले, अच्छा चलता हूं, पहुंचने पर फोन करना। मेरा काम तो याद है ना, करके ही लौटना। नमिता का मन कड़वा हो गया था। विनय धीरे धीरे पुल की सीढ़ियां चढ़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात नमिता को चुभी, पर घर जाने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई और बच्चे को गोद में संभालने लगी। कहने भर को शहर में ब्याही थी नमिता, पर उसे अपना गांव बहुत याद आता। शहर की भागा दौड़ में वह कहीं खो न जाए, अपने घर परिवार को सजाने बसाने का सपना कहीं उसका टूट न जाए। यही डर उसे हर पल हर क्षण बेचैन करता रहता था। शादी में मिले दहेज के सामानों में उसके हाथ से कड़ी हुई चादर, गुड नाइट वाला तकिया, गणेश जी के छाप वाला पर्दा, जिसे संजोते धरते उसने अपने सजीले घर की कल्पना की थी, वे सब बेमानी हो गए थे। इतने बड़े शहर में बने उसके छोटे से घर में एक छोटे से कमरे में उसका मायके से मिला पलंग रख दिया गया, जिसके नीचे सारे सूटकेस बक्से डिब्बे सजाकर रखने पड़ते थे, क्योंकि उनसे कमरे की शोभा बिगड़ती थी। शहर से दूर बनी दुकान से शाम को थका हारा विनय घर आता और बिस्तर पर गिरकर सो जाता। कब बिछाती वो फूल वाली कड़ी हुई चादर और गुड नाइट वाला तकिया। उसकी रातें तो कभी गुड ही नहीं हुई। उसके खाते पीते ससुराल में वो गांव से आई हुई अल्प सभ्य बहू थी। पता नहीं
किस सभ्यता और संस्कारों की जरूरत थी उस घर में जो वह नहीं दे सकती थी। वरना अपने घर में तो वह सगुनी संस्कारी बेटी मानी जाती थी, जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। नमिता ट्रेन की खिड़की से सिर टिकाए, आंखें बंद किए अपने शांत एकांत और सुकून के पलों को जी रही थी, जैसे एक कैद से निकलकर आज ही उसने खुला आसमान देखा हो। बिट्टू बाबूजी की गोद में खूब खेल रहा था। वे उसके साथ खूब मगन थे। नमिता को अपनी ओर देखा, देखते हुए पाया तो पूछ ही लिया, और सब लोग कैसे लगे ससुराल में। पिता थे, अतः क्या पूछते। माँ होती तो कुरेद कुरेद कर सवालों की झड़ी लगा देती। 2 वर्षों के बाद मिली लाडली बेटी कैसे रही अब तक। शायद जो कुछ पूछना चाह रहे थे वो पूछ नहीं पा रहे थे। नमिता ने तनिक मुस्कुराकर कहा, ठीक ही है सब बाबूजी, बस उस बड़े शहर में अकेले अच्छा नहीं लगता। अब तो सब ठीक है। पिता का अधीर मन शायद पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया था। अगला स्टेशन आ रहा था। कुल्फी मलाई, आवाजें गूंजने लगी। बेटा कुल्फी खाओगी? नमिता ने एक पल सोचा, फिर हुलस उठी। हाँ बाबूजी। उसे बचपन के दिन याद आए जब पूरा परिवार कुल्फी साथ बैठकर खाता था। जब वो जोर जोर से चुस्कियां लेती तो उसे डांट पड़ती थी। उसने बड़े चाव से कुल्फी खाई, मानो अपने बचपन की दुनिया में लौट गई हो। छपरा आ गया था। नमिता ने बिट्टू को संभाला और बाबूजी ने उसका सामान और सूटकेस। एक ऑटो वाला उनके पीछे पीछे चलता स्टेशन के बाहर तक आ गया था। हाँ बाबूजी, कहाँ जाए के बा? ब्रह्मपुर चलोगे? हाँ, काहे नहीं, 50 रुपया लगेगा। थोड़े मोल भाव के बाद वो मान गया। नमिता अपने मायके की गलियां, सड़कें, बताशे की दुकानें, रंग बिरंगी चुनियां और तंगी कपड़ों की दुकानों को निहारती जा रही थी। कभी स्कूल आते जाते इन्हीं सड़कों पर खूब घूमी है। टेम्पो भीड़ भाड़ को चीरते हुए जब भगवानपुर चौराहे से नीचे ब्रह्मपुर की ओर मुड़ा तो अचानक नमिता का गला भराया। भीतर से न जाने कैसी तड़प, बिछुड़न भरी रुलाई उसके होठों से फूटना चाह रही थी। अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी, सूप में आरती का दिया, अक्षत, सिंदूर लिए। उसके उतारते ही लोटे का पानी उसके और बच्चे के ऊपर से उतार कर कोने में डाल दिया। माँ ने उसे सिंदूर लगाया, आरती उतारी और फिर माँ बेटी गले मिलकर खूब रोई। 2 वर्षों का अंतराल जैसे शरीर से आत्मा को जुदा कर गया था। आंगन में आकर नमिता चारपाई पर बैठी छोटी बहन बिंदु पानी ले आई थी। नमिता ने देखा वह कुछ मोटी हो गई है। परिहासवश पूछा, अच्छा बिंदु, मेरे न रहने पर क्या मेरे हिस्से की खाती पीती रही? खूब मोटी हो गई है। बिंदु शर्मा कर भाग गई। माँ भी आकर नमिता के पास बैठ गई। और बता बेटी, कैसी लगी ससुराल, मुंबई शहर? बहुत अच्छा लगा अम्मा। वो तो बहुत बड़ा शहर है। इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि देखते देखते गर्दन दुखने लगती है। मैं तो बहुत घूमी फिरी आपके दामाद के साथ। अम्मा मानो संतुष्ट हो गई थी। एक तृप्ति भरी मुस्कान के साथ साथ बोली, तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। अम्मा मैं भी तो मजबूर थी, जानती हूं बेटा। बिंदु चाय ले आई थी। चाय पीती हुई नमिता तय नहीं कर पा रही थी ये कहाँ आकर रुक गई है उसकी जिंदगी। पहले तो ससुराल से मिली मिठाइयों कपड़ों के बदले दुगना उपहार ले जाने का तनाव, ऊपर से बिजनेस और ठेकेदारी के नाम पर बाबूजी से 1 लाख रुपए की मांग। कहाँ से लाएंगे बाबूजी? बेटियों का दर्द, पीड़ा क्या समाज के लिए साझा नहीं हो सकती? जब बेटी पंच की मानी जाती है तो उसके दर्द और आंसू क्यों नहीं? क्यों उसे अकेले छोड़ दिया जाता है अपने संघर्षों से जूझने के लिए? बेटियों को ब्याह कर भार मुक्त होने के लिए क्यों उनके सपने रौंद दिए जाते हैं? यदि विवाह के बाद यहां आ गई होती, कुछ तो मीठी स्मृतियां साथ होती, खुद को संभालने, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका तो मिलता, अपने सपनों की जिंदगी वो जी भी लेती। पर बेटी को जल्दी बुलाने का चलन तो परिवार में था ही नहीं। पर 2 वर्षों के बाद कितने खट्टे मीठे अनुभवों से गुजर कर स्वयं एक मां बनकर लौटी है नमिता, हजारों दर्द की कहानियां साथ लेकर। मां ने पूछ ही लिया, क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं अम्मा। तभी फोन की घंटी घनघना उठी।
बाबूजी ने फोन पर कहा, हाँ समधी जी, हम लोग सब ठीक ठाक पहुंच गए हैं। नमिता का दिल धड़क उठा। वो समझ गई कि फोन क्यों आया होगा। वही ठेकेदारी के लिए 1 लाख रुपयों की बात। बाबूजी फोन का रिसीवर रखकर अम्मा से धीमे स्वरों में बात करने लगे। नमिता समझ गई थी बाबूजी की दुविधा को। पेंशन की थोड़ी सी राशि में ब्याता बेटी के कर्तव्य भार से मुक्ति की सांस लेने की बजाय उसके अर्थाभाव को पूरी कर पाना आसान नहीं था, असंभव था। बाबूजी के माथे पर घिराई चिंता की सिलवटें भी उसे बेचैन बना रही थी। विवाह के समय ससुर जी ने अपने इंजीनियर बेटे और अपने घर और वैभव के नाम पर बाबूजी को उनकी बेटी के सुखी जीवन के बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। पर जब वे वहां पहुंची तो सब नकली, झूठ, फरेब के खोल में लिपटा हुआ मिला। जिसे इंजीनियर बताया था वो साधारण कंपनी में मैकेनिक निकला। बस किसी तरह नौकरी कर रहा था। उस बड़े शहर में एक घर जरूर बनवाया गया था ताकि लड़की वालों से पैसे ऐंठे जा सके। गांव से लाया गया एक रिश्तेदार जिसे वे नौकर बताते और अपने वैभव व अहंकार प्रदर्शन की ढेरों कथाएं उसे सुनाई जाती थी। हाँ, उनकी स्थिति उसके परिवार से जरा अच्छी थी। यदि अपनी पीड़ा, अपना मन, अपने दुख उनके सामने खोलती तो शायद यह अप्रत्याशित झटका सहन नहीं कर पाते। फलस्वरूप वो ऊपर से ही अत्यंत सुखी, संतुष्ट होने का दिखावा कर रही थी अपने माँ बाप के सामने। ये सूटकेस भरी साड़ियाँ केवल उसकी ससुराल के वैभव प्रदर्शनी के लिए थी, उसकी अपनी नहीं। एक एक साड़ी, गहने, सामान का हिसाब था सासू माँ के पास। फिर पिता से प्राप्त गहनों कपड़ों के लिए ताने मारना तो आम बात है। नमिता को कभी कभी ऐसा लगता था ऐसे दहेज लोभी खोल के भीतर छिपे परजीवी हैं जो भीतर से छुप छुप कर दंश चुभाते रहते हैं। बाबूजी ने सब कुछ तो किया था। 3 लाख रुपए दिए थे, मोटरसाइकिल, कुछ गहने, कपड़े, पर शायद यह भी पर्याप्त नहीं था। अब लकड़ी का ठेका लेकर बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए कम पड़े तो वो भी बाबूजी दे दे तो अच्छा रहेगा। एक बार भी ससुर जी ने यह नहीं सोचा कि रिटायर होने के बाद ये शेष बचे रुपये ही उनका सहारा हैं। बिंदु का ब्याह भी तो करना है, भैया की पढ़ाई, घर परिवार के ढेरों काम हैं। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई, सर दर्द से फटने लगा। चाय बनाने के लिए उठी तो तुरंत बिंदु ने टोक दिया, चाय पीनी है दीदी, मैं बना लाती हूँ, तुम बिट्टू को संभालो। 3 महीने हो गए नमिता को मायके आए हुए। अब घर में नमिता की विदाई की तैयारियां होने लगी थी। परिवार में द्विरागमन की परंपरा थी, अतः उसकी ससुराल में सभी को कपड़े, फल, मिठाइयां भेजनी थी। खर्च बढ़ना तो स्वाभाविक ही था, पर इस तामझाम के बीच नमिता उदास थी। पापा ने पूछ ही लिया, बेटी उदास क्यों? तो अपने लिए भी तो कुछ मांग ना बेटा। नहीं पापा, मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए। आप इन लोभियों को कुछ मत दीजिए। दहेज तो सुरसा की तरह अपने लालच के जबड़ों को फैलाए हर वक्त किसी गरीब की बेटी को निगलने के लिए तैयार बैठा रहता है, और इन मांगों का कोई अंत नहीं होता बाबूजी। और अब मुझे कुछ भी देने के लिए आप बाध्य तो नहीं हैं। पर माँ ने बीच में ही टोक दिया, बिटिया तुझे खाली हाथ भी तो नहीं भेज सकते। खाली हाथ कहाँ माँ? आपका स्नेह, दुलार, आपके संस्कार, सुहाग के 3 कपड़े, बस और क्या चाहिए मुझे। पापा मैं ऐसे ही जाऊंगी और परिस्थितियों का सामना कर अपने श्रम और साहस के बल पर उन्हें जीत कर दिखाऊंगी। पर यदि मैं हार भी गई ना तो भी जीवन का अंत करने की बजाय आपसे विदाई नहीं, रिहाई मांगूंगी। अपने मुन्ने के लिए, उसके भविष्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए मैं रिहाई स्वीकार करूंगी। मुझ पर भरोसा रखें। और वह रोती हुई माँ के गले लग गई थी। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी रिहाई? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।